हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद वसी अंजुम यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जब आप नीट का प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको दो तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए। एक तो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं और एक तरह का क्वेश्चन होता है जो आपकी इमेजिनेशन में नहीं होता है और टीचर्स अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से आपको ये बातें बताते हैं, आंसर्स करते हैं। तो मैंने एम फार्म फार्माकोलॉजी में किया है और मेरा 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है नीट बायोलॉजी पढ़ाने का। उससे पहले मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाता था बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स को और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को। तो आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ नीट प्रिपरेशन प्लान अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है कि नीट क्या है और इसे कैसे क्रैक करेंगे। तो मोर स्पेसिफिकली सेइंग, नीट एक टफ कंपटीशन है जिसमें 23 लाख पार्टिसिपेंट्स अपीयर होते हैं और इनमें मेडिकल सीट्स जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 48,000 है और प्राइवेट मेडिकल सीट्स जो है वो 43,915। तो यानी 2% सिलेक्शन रेट होता है। 100 में 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। प्रॉब्लम यह है कि कहीं आपका नंबर 3rd या 4th ना आ जाए तो सारे प्रिपरेशन, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इट्स ए चैलेंज जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और नीट प्रिपरेशन करनी है तो अपने प्रिपरेशन को आइडियलाइज करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में सेकंड पॉइंट जो आपके सामने डिस्कस करना है वह है सेल्फ स्टडी, मेंटोर या मिक्स्ड अप्रोच। तो सेल्फ स्टडी और मेंटोर दोनों के ही अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं। मेंटोर का सिलेक्शन कैसे करें? आइडियल मेंटोर कौन होगा आपके लिए? तो मेंटोर आइडियल वो होगा जो है, एक स्टोरी बताता हूँ आपको अपनी। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैंने जो है बिहार कंबाइंड मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई किया था। तो उस पहले जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जब मैं 10th से 11th में आया तो 10th में थोड़े से साल बस होते और 11th जस्ट लाइक कमिंग फ्रॉम ए वेल टू एन ओशन। तो उस वक्त मैं जब टीचर्स का सिलेक्शन कर रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था सही टीचर कौन है, अच्छे टीचर कौन है। तो मैं कागज़ के टुकड़ों पर लिख कर टीचर्स के नाम और लॉटरी निकाला करता था। तो मुझे कुछ पता नहीं था उस वक्त, लेकिन आपको गाइड कर सकता हूँ अब अपने नॉलेज के बेसिस पे। तो बच्चों, अच्छा टीचर की पहचान है कि आप जब उसके लेक्चर्स, डेमोस्ट्रेशंस ज्वाइन करें तो आप जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका आंसर आपको खुद से उस लेक्चर में मिल जाए, बगैर क्वेश्चन पूछे आपका आंसर मिल जाए। आपने कोई क्वेश्चन पूछा टीचर से, उसने कहा हाँ बेटा, हाँ बच्चों मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, और एट द एंड जो है लेक्चर के उस क्वेश्चन का हल आपको मिल जाता है। तो ये आइडियल टीचर है आपके लिए। और कभी आपको पूछने की ज़रूरत पड़ भी गई क्वेश्चन, तो उस केस में भी वो या तो उसका आंसर दे देता है या तो आपको बोलता है नेक्स्ट डे आपका आंसर दूंगा, और वाकई वो अगले दिन आपका आंसर कर देता है। तो नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। तो ऐसे टीचर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात के सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको आपके पास सिलेक्शन और कलेक्शन होना चाहिए, रेफरेंस बुक्स का, रेफरेंस मटेरियल्स का, एमसीक्यूज प्रैक्टिस मॉड्यूल्स का और टेस्ट सीरीज का। और रही बात के जो है तो मेरे ख्याल से जो है आपको जो सिलेक्ट करना चाहिए अप्रोच, वो मिक्स्ड अप्रोच सिलेक्ट करना चाहिए। और इसके पीछे रीज़न जो है वो ये है कि वाई नॉट टैप एवरी अपॉर्चुनिटी इफ़ इट इज़ अवेलेबल। तो दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, मेंटर भी और सेल्फ स्टडी का स्कीम भी आपके सामने है। तो जो दोनों को ही आप सेलेक्ट कर रहे हैं, एक मिक्स्ड अप्रोच रखें।
और दूसरा मिक्स्ड अप्रोच का रीज़न रखने का ये है कि इट कैन सेव योर टाइम, जो टाइम आपको रेफरेंस मटेरियल और कलेक्शंस सिलेक्शंस और जो है नोट्स वगैरह बनाने में जो है उनसे लगेगा, वो टाइम आप सेव कर सकते हैं मेंटोर के प्रेजेंस में, और इस टाइम को आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ विल सफाइस ईच अदर। जो मेंटोर की कमी होगी वो सेल्फ स्टडी पूरा करेगा, और जो सेल्फ स्टडी की कमी है वो मेंटोर पूरा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करनी है वो ये है कि सिलेबस रिव्यू। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और तो उसे आप जो है सुने। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि सिलेबस का रिव्यू जो होना चाहिए वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक रिव्यू होना चाहिए सिलेबस का। आप एक इम्पॉर्टेंट टास्क करने जा रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, और इससे आपका पूरा कैरियर और पूरी ज़िंदगी जो है जुड़ा हुआ है। तो आपको जो है एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से सिलेबस रिव्यू करना चाहिए। सब टॉपिक्स को क्लैरिटी होनी चाहिए आपके सामने, सारे सब टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स में, सारे सिलेबस में कितने सब टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपके सामने। उनका लिस्ट बनाएं और चेक करते रहें उनसे कि प्रिपरेशन कहाँ तक आपका पहुँचा है। असेसमेंट में मदद होगी, सब टॉपिक्स क्लियर रहेगा तो कहाँ तक, किस लेवल तक आपकी तैयारी हुई है असेसमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो आपके सामने डिस्कस करना है वो है रूटीन डिजाइनिंग। तो सिलेबस आपने देख लिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए रूटीन डिजाइन करना है। तो एम जो होना चाहिए आपका रूटीन डिजाइनिंग का वो इफेक्टिव सिलेबस कंप्लीशन और टाइमली रिवीजन। इफेक्टिव रिवीजन, टाइमली रिवीजन का मतलब हो गया कि जो है टाइम पे आप रिवाइज कर सकें उसे। इफेक्टिवली रिवीजन का मतलब हो गया कि जो है आपने रिवीजन तो किया लेकिन ढंग से रिवीजन नहीं किया और रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप रिवीजन करने के बावजूद भी भूल गए। तो सही रिवीजन का तरीका यह है कि क्यूमुलेटिव रिवीजन होना चाहिए, यानी फर्स्ट वीक में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उसका रिवीजन किया, सेकंड वीक में सेकंड चैप्टर पढ़ा तो सेकंड वीक में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों का रिवीजन करेंगे, और थर्ड वीक में थर्ड चैप्टर पढ़ा तो थर्ड वीक में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तीनों का रिवीजन करेंगे। तो क्यूमुलेटिव अप्रोच होना चाहिए रिवीजन में। तो इस तरह से जो है आपका एक एम हुआ रूटीन डिजाइनिंग का। अब दूसरा पॉइंट है रूटीन डिजाइनिंग में, तो आपको को जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड टाइम पर डे। तो जितना सिलेबस आपके सामने है, जो टारगेट है आपको सिलेबस कंप्लीशन का, रिवीजन का और प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है आपके एम में, प्रैक्टिस का भी होना चाहिए एक सेक्शन। तो प्रैक्टिस आप जो है जब करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए आइडियल स्टडी टेस्ट सीरीज से और जो है गाइड से। तो उसके बारे में बताएंगे कैसे आपको सिलेक्शन करना है टेस्ट सीरीज का, मॉड्यूल्स वगैरह का। और जितना आपने एम जो आपने बनाया है सिलेबस कंप्लीशन का, उसको जो है जितने टाइम आपके पास है, फॉर एग्जांपल 7 मंथ्स आपके पास है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि डेली कितने आवर्स पढ़ने हैं। तो आइडियली आपको 16 आवर्स पढ़ने चाहिए, स्टडी करना चाहिए पर डे, और इसमें जो है इंक्लूडेड है आपका स्कूल आवर्स भी। और अगर ड्रॉपर हैं तो आपको 16 आवर पढ़ना है रेगुलर, और जो है फ्रेशर हैं तो आपको जो है उसमें इंक्लूड होगा स्कूल टाइमिंग्स भी, ड्यूरेशन भी। इस 16 आवर्स मिनिमम लिमिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे कि जो है आपका जो है खा रहे हैं आप, उस वक्त जो है क्या कर रहे हैं आप, फिज़िक्स का आपके पास जो फार्मूला है चार्ट वो रख लें, उसे याद कर लें, रिवाइज कर लें। आप सोने जा रहे हैं बिस्तर पे, आँख बंद करके सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो आप रिवाइज कर लें उस वक्त। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, स्टडी से टाइम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ जो है रूटीन डिज़ाइनिंग में है वो सब्जेक्ट टाइम अलॉटमेंट। तो ये अनबाइस्ड और रेशनलाइज्ड होना चाहिए, चूँकि जो है हर सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी से, हर सब्जेक्ट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उस हिसाब से इक्वल टाइम भी अलॉट होना चाहिए। तो 16 आवर्स फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना पर डे, तो 4 आवर्स जूलॉजी, 4 आवर्स बॉटनी, 4 आवर्स केमिस्ट्री, 4 आवर्स फिजिक्स पढ़ना है आपको। अब अगर आप फ्रेशर हैं, आपको बोर्ड देना है, एग्ज़ाम देना है, तो उसमें से आप कर सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए टाइम इसी 16 आवर्स में से कुछ टाइम उसके लिए अलॉट कर दें। तो आप इस हिसाब से आप जो है टाइम को, और स्कूल जाने का भी टाइम है आपका, तो उस हिसाब से आप जो है स्कूल टाइमिंग्स हटा के रेडी कीजिए, और जो एडिशनल सब्जेक्ट्स का जितना प्रिपरेशन करना, तो आप 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के लिए 2.5 आवर्स दे सकते हैं, और जो टॉपर्स हैं उनके लिए 4 आवर्स पर सब्जेक्ट। फिर इंटरमिटेंट रेस्ट भी आपको लेना है। तो कुछ लोगों को लगातार पढ़ लेते हैं, कुछ लोग लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो कंप्लीट रेस्ट आप हर घंटे पे 5 मिनट कंप्लीट रेस्ट ले लें, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पढ़ने की आपको। दूसरी चीज़ जो रूटीन डिज़ाइनिंग में है रिवीजन के लिए, तो रिवीजन 2 तरह का होता है, रेगुलर रिवीजन और लास्ट टाइम रिवीजन। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ आपका, जब तक आप रेगुलर रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, सारे टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, और अगर आपका सिलेबस वंस कंप्लीटेड हो गया तो फुल सिलेबस रिवीजन करेंगे, और वो सपोर्टेड बाय टेस्ट सीरीज होगा, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, तो वो लास्ट टाइम रिवीजन। उसके लिए 2 मंथ्स आप जो है बचा के रखें अगर आप ड्रॉपर्स हैं, और अगर आप जो है फ्रेशर हैं तो 5 मंथ्स आप प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा बोर्ड का एग्ज़ाम, 1 महीना वहाँ बिजी रहेंगे, फिर 1 महीना जो बचेगा लास्ट का, उस टाइम आप फुल सिलेबस रिवीजन सपोर्टेड बाय फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज करेंगे। तो जो फ्रेशर हैं उनके लिए जो है 1 मंथ का 40 डेज़ का टाइम बचेगा, और 80 डेज़ का टाइम बचता है फुल सिलेबस रिवीजन टेस्ट सीरीज के लिए, फुल सिलेबस ड्रॉपर्स के लिए। 5th पॉइंट जो आपको सामने डिस्कस करना है वो है कमिटेडनेस, रेगुलरिटी और रूटीन फॉलो। तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, अभी तक आपने सिर्फ एम बनाया है, रूटीन बनाया है, फॉलो नहीं किया। अभी आपको फॉलो करना है, इसे रेगुलर फॉलो करना है। तो यहाँ पर रेगुलरिटी आपको बहुत मदद करेगी। अगर रेगुलर नहीं है तो गोल अचीव नहीं होगा। जो आपने रूटीन बनाया है रेगुलर नहीं रहा है, तो ये आपने एम था आपको सिलेबस कंप्लीशन का, वो नहीं होगा, सिलेक्शन भी जो है आपका इंडेंजर्ड हो जाएगा। तो आपको जो है रेगुलर रहना है, रूटीन फॉलो करना है। और रूटीन फॉलो कैसे करेंगे, रेगुलर कैसे रहेंगे, तो विल पावर से। तो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए जो बिगेस्ट मार्कर हो गया आपका, वो हो गया विल पावर आपका। अब देखें, रेगुलरिटी जो हुई आपकी वो हुआ आपका एसेट, और रेगुलर नहीं रह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और कर रहे हैं आप। जो आपने जो रूटीन बनाया था वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो है डिस्ट्रैक्शन है कहीं ना कहीं। तो रूटीन से हट करके जो काम भी करते हैं आप, वो डिस्ट्रैक्शन है। आप जो है फिल्म देख रहे हैं, और ये जो होता है डिस्ट्रैक्शन एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर फिल्म देखने लगते हैं, घूमने लगते हैं, पार्टीज़ और जो है शादियाँ ज्वाइन करने लगते हैं। उसके बाद जो है कुछ नहीं तो जो है बैठ के सोच रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसी में। फलां का जो है स्टूडेंट है, उसके जो है फेसबुक पे इतने लाइक्स हैं, तो फलां का जो है आमिर खान के जैसा हेयर स्टाइल है। अब आप जो है डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। तो डिमोटिवेटेड नहीं होना, कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो है सोचते सोचते सो गए, तो ये भी डिस्ट्रैक्शन है। तो रूटीन से हट के जो काम भी कर रहे हैं आप, वो जो है डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। रेगुलर रहना है, मोटिवेटेड रहना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो 6th पॉइंट डिस्कस करना आपके सामने वो है सेल्फ असेसमेंट। आपने तैयारी कर ली या तैयारी कर रहे हैं तो उसका असेसमेंट भी होना चाहिए। तो उसके लिए जो है सिलेबस कंप्लीशन से पहले तक आपको एक जो है रेगुलर फिंगर टिप्स टाइप के जो है
गाइड से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को या मॉड्यूल से, DPPs वगैरह जो भी है आपके पास। और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया जब आपका, तो एक टेस्ट सीरीज जो है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी आपको करना है। और असेसमेंट के साथ साथ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट है, एनालिसिस। तो आप कैसे जो टेस्ट सीरीज, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज जो है आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो टेस्ट सीरीज का जो सैंपल आपके पास है, जो चैप्टर आपने पढ़ा उससे क्वेश्चंस बनाए, तो वो उसको आपको कंपेयर करना है, मैच करना है PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट से। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको कैसे आप जो है अंडरस्टैंड करें, कैसे जो है एनालाइज करें, कैसे समझेंगे कि जो है मैच कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करना पड़ेगा सबसे पहले। समझिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो चैप्टर पढ़ा आपने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए और देखें कि लेवल समझें, अंडरस्टैंड करें कि लेवल क्या है जो है क्वेश्चंस का, कितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कितने जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक से क्या है। तो उस हिसाब से आप देखें कि जो है सैंपल जो है आपका टेस्ट सीरीज का मैच कर रहा है कि नहीं PYQ से। और आपको जो है एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया टेस्ट सीरीज, तो आपको टारगेट जो करना है वो 100% का टारगेट। अच्छा, ये चीज़ कि आप फला बहुत अच्छा कोचिंग है, बेस्ट कोचिंग है, तो उसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है आपको रैंक मिलता है, रैंक पता चलता है आपका, या फिर जो है वहाँ पर रेगुलर रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर रेगुलर रह रहे हैं स्टडीज़ में, तो आप टेस्ट अपना भी जो है सिमुलेट कर सकते हैं खुद से। कोई टेस्ट सीरीज़ आप जो है सिलेक्ट कर दिया आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टडी किया है, तो NVTS का एक टेस्ट सीरीज़ है और एक दिशा पब्लिकेशन का मॉक सीरीज़ है। ये दोनों अच्छे इसमें क्वेश्चन से, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, तो आप इसे जो है ऑप्ट कर सकते हैं। अब जो है आपको जो टारगेट करना है वो टाइम मैनेजमेंट का, स्पीड और एफिशिएंसी क्वेश्चंस बनाने में होनी चाहिए। और ये जो है एक दिन में नहीं आएगा, ग्रेजुअली अचीव करेंगे स्पीड और एफिकेसी। टाइम भी सेव करना है और क्वेश्चंस भी गलत नहीं होने, तो इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, और ग्रेजुअली आप अचीव करेंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना, 7th पॉइंट, वो है लास्ट टाइम रिवीजन और प्लस फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। तो बच्चों एग्जाम जो आपका नीट का होगा 2025 का, वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा, तो आपके पास 7 मंथ्स हैं। और वो बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा वो आपका शुरू हो जाएगा, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है 27 फेब को, फिजिक्स का एग्ज़ाम है 4 मार्च को, और मैथ्स का एग्ज़ाम है 9 मार्च को, और बायो का एग्ज़ाम है 19 मार्च को। तो इस तरह से जो है आपके पास बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद 10 डेज मार्च के बचेंगे और 30 डेज अप्रैल के, मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नीट का। तो इस टाइप से 40 डेज आपके पास बचे। इन 40 डेज को आपको यूटिलाइज करना है फुल सिलेबस रिवीजन और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में। इससे पहले आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट है। तो इसका 40 डेज में से 30 डेज यानी 1 मंथ, जो 30 डेज आपको एवरी 3 डेज फुल सिलेबस रिवीजन और 8 फुल सिलेबस टेस्ट लेना है। तो 30 डेज में 10 टेस्ट आपने ले लिया, बचा आपके पास 10 डेज, तो उसमें अल्टरनेट डे एक टेस्ट लें, तो 5 टेस्ट इधर से हो गया। तो 40 डेज में 30 + 1 40 डेज में आपके पास 10 + 5 15 टेस्ट हो गए फुल सिलेबस। तो वो नेचुरली मतलब जनरली जो होता है वो एक टेस्ट मॉड्यूल में NVTS या दिशा पब्लिकेशंस के अराउंड यही 15 टेस्ट होते हैं फुल सिलेबस। तो ये आपने कर लिया। अब जो है जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास जो है 2 महीने 80 डेज 2 महीने के करीब जो है बच रहे हैं, तो वो पूरा डेडिकेट कर सकते हैं 5 मंथ्स के फुल सिलेबस कंप्लीशन के बाद, यानी जनवरी तक प्रिपेयर करें, फुल चैप्टर वाइज फुल सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद फिर फुल सिलेबस रिवीजन और टेस्ट सीरीज, जैसे ये 40 डेज का प्लान बनाया था वो डबल कर लें अपने लिए। तो 2 महीने के लिए 40 + 40 80 डेज के लिए
2 मॉड्यूल्स वो जो है टेस्ट सीरीज का फॉलो करें, NBTS दिशा में दोनों ही जो है वो फॉलो कर लें। तो इस तरह से जो है वो अब जो है जो बच्चे 11th में हैं वो क्या करें कि जो है 11th का वो अपना पढ़ें, उसी टाइप से सब कुछ पढ़ें, रिवीजन वगैरह सिलेबस वगैरह कंप्लीट करें, अपना 11th पे फोकस करें। अभी 12th में नहीं है, 11th पे फोकस करें और लास्ट में 11th का फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ले लें। तो इस तरह से जो है वो भी प्रिपेयर करते रहें। फिर 12th में आए तो यही चीज़ फॉलो करें जो अभी हमने बताया, सारी चीज़ें फ्रेशर के लिए। अब जो है सारी चीज़ें हो गई, तैयारी हो गई आपकी। अब D-Day चेकलिस्ट स्ट्रेटजाइज करें हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो 2 डेज आपके पास है लास्ट का, और इसमें जो है कंसंट्रेट करें आप चेकलिस्ट के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट है चेकलिस्ट में OMR फिलिंग। आपने सारी तैयारी अच्छे से की, लेकिन OMR फिलिंग अगर सही नहीं हो तो आपकी तैयारी पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए OMR फिल जो है सही से करना है। जो पर्टिकुलर पर्सनल डेटा आप OMR शीट में भर रहे हैं उसको डबल चेक करें, मेक श्योर कि वो सही भरा आपने। तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लें पहले से, जब आपके पास एडमिट कार्ड आ गया उसके बाद से जो है पर्टिकुलर्स भरने का प्रैक्टिस शुरू कर दें। सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद आप स्ट्रेटजाइज करें फिर हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो उसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट अटेम्प्ट सीक्वेंस बनाएं, प्रेफरेंस बनाएं विद सब्जेक्ट फर्स्ट। नॉर्मली लोग जो है बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करते हैं, केमिस्ट्री बाद में, फिर लास्ट में फिजिक्स। तो आप भी अपना प्रेफरेंस सेट कर लें। फिर जो है सब्जेक्ट टाइम अलॉटमेंट। तो सब्जेक्ट टाइम अलॉटमेंट का मतलब हो गया कि जो है जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन तो उसमें कितना टाइम आप किस सब्जेक्ट पे देंगे। तो ये आपको जो है शुरू से ही सेट करना है। जब आप फुल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उस टाइम से जो प्रैक्टिस रहेगा वही आपको जो है प्रैक्टिस से हटना नहीं, उसी पैटर्न पे आपको जो है टाइम अलॉट करना, सब्जेक्ट टाइम अलॉट। तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 4 सब्जेक्ट हैं और सबसे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबको इक्वल टाइमिंग्स वेटेज देना है टाइम वाइज, और चेक भी करते रहना है ड्यूरिंग अटेम्प्ट एग्जाम के दौरान कि जो है उतना ही टाइम आप दे रहे हैं ऑलमोस्ट या नहीं। और फिलिंग के लिए जो आंसर शीट फिलिंग कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करें कि 10 या 20 क्वेश्चंस बनाएं और उसको फिल करें, और फिर जो है इस तरह से आपको गैप भी मिल जाएगा, फिर 20 क्वेश्चंस फिल करें। इस तरह से आपको गैप भी मिल जाएगा, रेस्ट भी मिल जाएगा बीच में। तो ये आप करें, और जो है फिल करते वक्त आंसर्स जो है फिंगर का मदद लें, फिंगर से जो है रखें क्वेश्चन नंबर पे, और फिर अगले क्वेश्चन से, फिर अगले आंसर पे, फिर अगले आंसर पे जो है फिल करते जाएं उंगली रख कर एडिट के। तो इस तरह से आप जो है आइडियली अटेम्प्ट करवाएंगे क्वेश्चन पेपर भी। और अब जो है आपको रिलैक्स करना है, चिल करना है। तैयारी हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तैयारी जितना तैयारी करना था कर लिया, तो लास्ट टाइम में जो है परेशान नहीं होना। अब रिलैक्स करना है और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, आपको जो है सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन रिलैक्स होने का, कॉन्फिडेंस गेन करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है कैजुअल हो जाएं। अटेंटिव रहना है, अटेंटिव रहना है हर क्वेश्चन के हर वर्ड और ऑप्शन के हर वर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा नजर आना चाहिए। क्वेश्चंस का हर वर्ड और ऑप्शंस का हर वर्ड पढ़ते वक्त फुल अटेंशन होना चाहिए आपका क्वेश्चंस और ऑप्शंस। तो ये चीज़ भी एक दिन में नहीं आएगी, आपको जो है प्रैक्टिस से लाना पड़ेगा ये चीज़, यानी कि कॉन्शियस एफर्ट से आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। तो बच्चे ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और लास्ट पॉइंट है कि जो है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।